नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और स्वच्छता से रह रहे हैं। स्वच्छता के बारे में तो हमने आपसे अपने पिछले अध्याय में बात की ही थी, तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे। आइए उससे पहले हम देखते हैं, हमारा पाठ है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और आज के लर्निंग आउटकम है कि आज हम वातावरण के अंतर्गत जो स्वच्छता आती है उसके आवश्यक नियमों का पालन करते हैं। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में आप जान सकते हैं और सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की स्वच्छता आती है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए हमने जो पिछले पाठ में अध्याय में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। स्वच्छता के आपको पता ही है, दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमें अपने शरीर की साफ सफाई करना आवश्यक है और सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें अपने आसपास के जो भी कूड़ा कचरा है, चाहे वो नदियों में हो, नदियों के आसपास नहीं फेंकना चाहिए, जो लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। विद्यालय का कूड़ा कचरा या फिर आपके घर का कूड़ा कचरा, यह सब नदी नालों में डाल देते हैं। ये सब सफाई या शाक सब्जियां, यह किसके अंतर्गत आते हैं, यह आते हैं सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत। तो आइए, हमने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में देखा ही था। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जिसमें हमें नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोना, प्रतिदिन दांत, मुंह, चेहरा व जीभ की साफ सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना और स्वच्छ कपड़े और जूते पहनना, यह सब हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता में आते हैं। नियमित रूप से बाल बनाना और नाखूनों को काटना। बच्चों, छींकते समय या खांसते समय हमें मुंह पर कपड़ा रखना। तो साफ पानी पीने के लिए हमेशा पानी का सही भंडारण करना और पानी को हमेशा ढक कर रखना। शुद्ध भोजन और स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना। तो एक बार फिर से शौच के बाद आने के बाद जब हम हाथों को अच्छी तरह धोते हैं, तो आइए उस गतिविधि को जो हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ी थी उसको हम पुनः एक बार करते हैं। तो हाथों को कैसे धोते हैं अब तो आपको पता ही है, अब आप करिए और मैं देखती हूँ और मैं भी आपके साथ साथ करती हूँ। आइए, सबसे पहले दोस्ती, और दोस्ती के बाद रूठना। रूठना हो जाता है ना आपका मनाना, और फिर क्रोकोडाइल। अक्सर दोस्ती में तो बच्चों ऐसा होता ही रहता है। और क्रोकोडाइल के बाद बटरफ्लाई। देखा आपने, बिल्कुल आप जैसा कर रहे हैं मैं वैसे ही कर रही हूँ। और बटरफ्लाई के बाद चाबी को घुमाना और जम्स को भगाना। तो बच्चों, आपने तो बहुत अच्छी गतिविधि करी और मैंने आपके साथ की है। तो आइए एक और गतिविधि करते हैं हम, व्यक्तिगत स्वच्छता से ही संबंधित है। आज आपको करना यह है कि विभिन्न स्टेप्स में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें शौच जाना होता है और शौच जाने के बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना होता है। तो यहाँ पर इस गतिविधि में आप देख रहे हैं कि हाथों को धोया जा रहा है। और उसके बाद है कि प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ब्रश करना चाहिए। यहाँ पर राजू आपको दिखाई दे रहा है क्या करते हुए, ब्रश करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले सुबह उठो, शौच जाओ और शौच जाने के बाद में आप क्या करिए, ब्रश करिए। और ब्रश करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, नहाना है। हमेशा साबुन लगाकर अच्छी तरह से नहाना है। और नहाने के बाद हमें क्या करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, नियमित जूते पहनने हैं। और जूते पहनकर ये देखिए आपको कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है। लग रहा है ना सुंदर।
राजू कितना अच्छा लग रहा है विद्यालय जाते हुए, क्योंकि वह साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं उसने और अच्छी तरह से तैयार होकर विद्यालय जा रहा है। और बच्चों, आने के बाद हमें फिर से हाथ धोने हैं और धोने के बाद हमें इसको क्या करना है, अपने नाखूनों को भी डेली काटना है। और काटने के बाद आप क्या करना है, हमें अपने हाथों को फिर से अच्छी तरह धोना है। और आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी खांसी आए या छींक आए तो हमेशा अपने पास क्या रखिए, रुमाल रखिए या अपने मुंह को ढक कर रखिए। इससे आपके बैक्टीरिया किसी और के पास तक नहीं पहुंचेंगे। यह आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता तो है ही, साथ में इसकी जानकारी होने से आप दूसरे के को भी स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं। और बच्चों, हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? साफ पानी पीने से हम बीमार नहीं होते हैं। और पानी को हमेशा ढककर ही पीना चाहिए, क्योंकि ढककर पीने से उसमें किसी भी प्रकार का कोई मक्खी या मच्छर नहीं गिर सकता। और बच्चों, उसके बाद हमेशा हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमेशा साफ भोजन करना चाहिए। जो भी फल या कच्ची सब्जियां जो आप खाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह बाजार से लाने के बाद अच्छी तरह पानी से धोइए, साफ करिए और साफ करने के बाद तब खाइए या बनाइए। और उसके बाद नियमित रूप से आप समय से ही सो जाइए, क्योंकि बच्चों, हमें ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए और सुबह फिर से सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो आया ना मज़ा इस गतिविधि में? इस गतिविधि को आप याद रखेंगे और हमेशा अपने घर पर भी इसी क्रम को बनाकर करिए। बच्चों, अभी हम बात करते हैं सामाजिक स्वच्छता की। यह तो हमने बात की थी व्यक्तिगत स्वच्छता की, और सामाजिक स्वच्छता के अभाव में क्या होता है, अक्सर लोग कूड़ा कचरा को इधर उधर फेंक देते हैं और इस फेंके गए कूड़े कचरे पर बहुत अधिक मक्खियां पनपने लगती हैं, जो बहुत सही नहीं होती हैं। खुले में लोग शौच जाते हैं, तो हमने पढ़ा ही था, पिछले पाठ में भी पढ़ा था और हमने आपसे आपस में जिक्र भी किया था और इस पर गोष्ठियां भी की थी कि अब खुले में शौच नहीं जाना है, घर में ही शौचालय बनवाना है। यह शौचालय बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए, तो इसलिए खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और वातावरण से इसमें कीटाणु भी उत्पन्न नहीं होंगे। यहाँ पर इससे मच्छर और मक्खियाँ अपने साथ जीवाणु और विषाणुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगी। तो जब खुले में शौच नहीं जाएंगे तो यह मक्खियाँ एक दूसरे स्थान पर जीवाणु और विषाणुओं को नहीं ले जा सकती हैं। बच्चों, इसलिए हमें खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों पर को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन पर मक्खियाँ या मच्छर बैठ जाते हैं जो बीमार कर देते हैं। और इस तरह की चीज़ों को खाने से टाइफाइड, हैजा या डायरिया जैसी या पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों को जो बाहर खुले में रखा हुआ है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और जो भी सब्जियां बाहर से लेकर आए हैं उनको बहुत अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए और अपने परिवेश को कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, आइए अब हम एक गतिविधि और करते हैं। इसमें हमें कुछ सामान दिए हुए हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के डस्टबिन को प्रमोट किया गया है। एक नीले रंग का डस्टबिन, इसमें हमें क्या करना था, सूखा कचरा, और एक हरे रंग का डस्टबिन, इसमें हमें क्या करना है, गीले कचरे को करना है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि हमें इसमें करना यह है कि यहाँ पर कुछ कागज़ दिए हुए हैं और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बताना है कि क्या रद्दी कागज़ ये कैसा है, सूखा है या गीला है। तो यह जो कचरा है यह है सूखा कचरा। और सब्जी का छिलका, बच्चों क्योंकि सब्जी के छिलके में अक्सर क्या होता है, लिक्विड आ जाता है, तो सब्जी का छिलका गीला कचरा होता है।
और इसी तरह जो सड़े हुए फल होते हैं वह भी कैसे होते हैं, गीले कचरे में आते हैं। पेंसिल का छिलका आता है सूखे कचरे में। शीशे की बोतल कई बार टूट जाती है, वो भी हमारा सूखे कचरे में ही आता है। पॉलीथीन यह भी सूखे कचरे में ही आती है। तो आइए हम लिखते हैं और सूखा कचरा और गीला कचरा। तो सूखे कचरे में जो जो हमने लिखे हैं ये लिख दीजिए। रद्दी कागज, सब्जी का छिलका गीले कचरे में, सड़े हुए फल गीले कचरे में, पेंसिल का छिलका सूखे कचरे में और शीशे की बोतल सूखे कचरे में, पॉलीथीन सूखे कचरे में। बच्चों कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जूस निकालने के बाद जो फलों का गूदा बच जाता है वह भी कैसा होता है, सूखे कचरे में होता है या गीले में होता है। बिल्कुल सही, गीले कचरे में होता है, सूखे में नहीं होता। जो गूदा होता है उसमें से रस तो निकल जाता है लेकिन उसके बाद भी वह गीला ही रहता है। तो इस तरह के गीला कचरा जो होता है उसको हम एक अलग डस्टबिन में रख लेते हैं और डस्टबिन में करने के बाद में उन सभी गीले कचरे की हम क्या उपयोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उस कचरे का उपयोग कि जो भी हम कंपोस्ट या पिट बनाते हैं। देखिए जो घर तथा विद्यालय से निकला हुआ कूड़ा कचरा होता है उसको कंपोस्ट पिट बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो सूखा कचरा होता है उसको तो रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं और जो गीला कचरा होता है बच्चों उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं कंपोस्ट पिट बनाकर। जैसे एक मैदान में हमें करना क्या है कि हमें एक गड्ढे को खोदना है और उस गड्ढे को खोदने के बाद उसमें सबसे नीचे कुछ क्या करना है, कुछ कंकड़ बिछा देने हैं और उस कंकड़ की पतली परत डाल देनी है और उसके बाद में वहाँ से विद्यालय से या घर से, जो भी विद्यालय में जब खाना बनने के बाद जो गीला कचरा निकलता है ना, वह खाना या इस तरह का कचरा जो होता है उसको हम उसमें डाल दें। और उसके बाद नम रखने के लिए हमें समय समय पर उसमें क्या डालना है, थोड़ा गीला करने के लिए हफ्ते में या एक बार या 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। 3 से 4 महीने के बाद हमारी यह खाद बनकर तैयार हो जाएगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यह बच्चों हमने एक गड्ढा या एक बर्तन लिया जिसमें अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने एक बर्तन के रूप में आपको दिखाया है कि किस तरह से आप पहले महीन कंकड़ों की एक परत को बिछा दें और बिछाने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं, इसमें आप फल के छिलके भी ले सकते हैं, जैसे केले के छिलके या सेब के छिलके, वह भी इसमें हम पपीते के छिलके उनको डाल देते हैं। डालने के बाद उसको हम ढक देते हैं और कुछ दिनों बाद ढक्कन लगाने के बाद हम उसको नमी रखते हैं। नमी रखने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा उसमें क्या डाल देंगे बच्चों, पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद यह क्रम हमारा चलता रहेगा और 3 से 4 महीने के बाद में हम क्या कर लेते हैं उसको, यह हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है और इस खाद का इस्तेमाल फिर हम अपने पेड़ पौधों में करते हैं। यह बहुत ही अच्छी खाद होती है बच्चों। और अब इसे देखकर तो आप कुछ समझ ही गए होंगे, क्या है ये? यह आपको दिखाई दे रहा है एक मच्छर। और कौन सा मच्छर? जो मच्छर अक्सर आपके घरों में कई बार गंदी जगहों पर भिन भिनाते रहते हैं। तो बच्चों यह है एक एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर और इस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है और मलेरिया रोग होने से व्यक्ति को बहुत ठंड लगने लगती है और तेज बुखार हो जाता है। यह भी एक मच्छर है बच्चों। इस मच्छर को हम कहते हैं एडिस एजिप्टी। मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया हो जाता है। डेंगू के रोगी को तेज बुखार और सिर दर्द होने लगता है। साथ ही उसके शरीर पर, यहाँ पर आप देखेंगे इस बच्चे के शरीर पर कैसे लाल लाल रंग के चकत्ते भी पड़ गए हैं। और चिकनगुनिया का जो बुखार होता है उससे जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसके साथ बुखार के साथ साथ उसको तेज जोड़ों का दर्द भी होता है। तो बच्चों
यह है, एक बुखार होता है जापानी मस्तिष्क बुखार। यह बुखार विषाणुओं के द्वारा काटने पर होता है। और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यह जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण होते हैं कि बच्चा या बड़ा जिसको भी यह बुखार होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको दर्द होता है, उसको उल्टी भी हो जाती है, कई बार मुंह से झाग जैसी समस्या निकलने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, इसलिए हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इन होने वाली बीमारियों से बच सकें। तो आइए हम कुछ और देखते हैं कि कैसे हम अपने परिवेश को स्वच्छ बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। सार्वजनिक कूड़ाघर, गड्ढों का निर्माण करना चाहिए। और स्वच्छता एवं सफाई के लिए हमें समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। बच्चों, अक्सर आम तो आप सभी को बहुत पसंद है, जामुन भी बहुत पसंद है। तो जब भी आप आम या जामुन जैसी चीज़ें खाएं तो उनकी गुठलियों को फेंकने की बजाय आपको करना यह है कि आपको उन्हें किसी भी पॉलीथीन में रख लेना है, किसी में भी स्टोर करके रख लेना है। और फिर जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो बस से जा रहे हैं या गाड़ी से जाते हैं, तो जो खाली जगह आपको दिखाई देती है वहाँ पर आप इन गुठलियों को डाल दीजिए। गुठलियों को डालने से होगा यह है कि जब बारिश का सीज़न आएगा तो धीरे धीरे वो गुठलियाँ पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी, बदल जाएंगी, और फिर वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा। तो यह भी वृक्षारोपण का एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ ही आपको अपने आसपास के तो सारे वृक्ष का ध्यान रखना ही है और कुछ नए वृक्ष भी लगाते रहना है, अपने घर में भी और विद्यालय में भी। और आपने देखा ही है कि हमारे विद्यालय का जो प्रांगण है वो कितना हरा भरा है। स्वच्छता और सफाई के लिए हमें सभी को जागरूक करना चाहिए ताकि सभी लोग स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, हमें प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो दुकानदार आपको क्या दे देता है, प्लास्टिक की थैली में सामान रखकर दे देता है। तो हमें उस पॉलीथीन की थैली को उनसे नहीं लेना है, उनको इस बात के लिए मना करना है कि हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए और अपने घर से एक कपड़े का थैला ले जाइए और सामान को उसमें रखकर लाइए। साथ ही बच्चों, हमें जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन होते हैं उन वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वाहन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हमें इस मात्रा को बढ़ाने से रोक सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। साथ में हमें धुआं रहित चूल्हे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ताकि धुआं नहीं होगा, हमें गैस का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, खेती के लिए हमें कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। आजकल अक्सर क्या करते हैं, कुछ लोग जल्दी फसल उगाने के लिए उसमें कीटनाशक और रसायन मिला देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आपने देखा भी होगा, कुछ सुना भी होगा कि एक इंजेक्शन लगा देते हैं और लगाने के बाद 2 दिन में या 3 दिन में लौकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि सभी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह के रसायनों का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ है। और हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें नहरों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए और ना ही वहाँ पर कपड़े को धोना चाहिए। साथ में बच्चों, यहाँ पर आपको हैंडपंप दिखाई दे रहा है और इस हैंडपंप से जो पानी गिर रहा है वह भी आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे वह पानी यहाँ अपने आसपास के एरिया में एकत्र हो जाता है। तो हमें हैंडपाइप के आसपास गंदगी को फैलने नहीं देना है,
और पानी को एकत्र नहीं होने देना है। इस पानी का साधन आप किसी पौधों में कर सकते हैं ताकि पौधों में पानी चला जाए और वो पौधा बढ़ जाए। और अगर पानी वहीं भरा रहेगा तो उसे वहाँ पर मच्छर अपना घर बना लेंगे। और अभी आपने देखा ही था कि मच्छरों के काटने से कितनी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। और इनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास अपने कमरों की भी साफ सफाई रखनी चाहिए और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। और साथ में रात को सोते समय हमें मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अक्सर हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पर तरह तरह की बीमारियों के मरीज आते हैं। उन बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ होती हैं या बॉटल होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, प्लास्टर, पट्टियाँ, तरह तरह के सामान होते हैं। इस सामान को अगर हम कूड़े में फेंक देते हैं तो कूड़े में फेंकने के बाद क्या होगा? कूड़े में फेंकने पर यह सामान और सामानों के साथ मिल जाता है या कई बार नदी या पानी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान देता है और यह इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो बच्चों, हमें इस तरह के कचरे को हम कहते हैं मेडिकल कचरा। तो हमें मेडिकल कचरे को बाकी के कचरों में मिलाने से बचना चाहिए। हमें इसका जो निस्तारण है वो अन्य कचरों के साथ में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम नालियों में अक्सर डाल देते हैं, वहाँ नहीं डालना चाहिए ताकि वो पानी फलों और सब्जियों में प्रवेश ना कर पाए। इन फल एवं सब्जियों के साथ मानव अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, अनेक बीमारियों से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के कचरे के लिए उनको जलाने की भट्टी का लगाना अनिवार्य कर दिया है। बच्चों, स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। आपने अक्सर देखा होगा कि दूषित जल और गंदे वातावरण से हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें इस तरह अपने आसपास सफाई रखनी है और स्वच्छता रखनी है कि हम इस दूषित जल से या गंदे वातावरण से प्रभावित ना हो सकें। हमें अपने आसपास कभी भी गंदे पानी को एकत्र नहीं होने देना है। शरीर को अच्छी तरह से साफ रखना है। शरीर पर अनेक कीटाणु पनप सकते हैं और उन कीटाणुओं से संक्रमण हो जाता है। अतः गंदे हाथों से हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि गंदे हाथ जो होते हैं वह क्या कर देते हैं, वह हमें बीमार कर देते हैं। और अतः हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है और सभी को जागरूक करना है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हम शौचालय का प्रयोग और उसके महत्व के बारे में। शौच के लिए हमेशा, जैसा हम बात कर रहे हैं, शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी हमें खुले में शौचालय नहीं जाना चाहिए, शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपने देखा ही है कि हमारे विद्यालयों में अलग से शौचालय की व्यवस्था है। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग शौचालय है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। बच्चों, शौचालय में सुरक्षित जल, साबुन एवं तौलिए की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह व्यवस्था हमारे विद्यालय में उपस्थित है। यह आप नियमित रूप से देखते हैं। शौच के लिए साफ जल, बाल्टी या साफ पानी का प्रयोग होना चाहिए। शौच क्रिया से पहले और बाद में शौचालय सीट को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। शौचालय के आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हाँ, शौचालय बच्चों कभी भी नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। यह बात हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है
कि नंगे पैर नहीं जाना है और आने के बाद में हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना है। शौच क्रिया के बाद हाथ पैरों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी आए और हाथ धोए और अपने किसी कार्य में लग गए, नहीं तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हाथों में लगे रह जाते हैं। तो जो स्टेप्स आपको अब आ ही गए हैं तो आप अपने उन स्टेप्स का प्रयोग करें और हमेशा अपने हाथों को साफ रखें। बच्चों, शौचालय की स्वच्छता हेतु कुछ मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। शौचालय से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए सोकपिट की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में हमेशा दरवाजों में कुंडी लगी हुई होनी चाहिए। शौचालय में बाल्टी में मग को उसी के स्थान पर रखना चाहिए और प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों के द्वारा हमें शौचालय की सफाई को कराते रहना चाहिए। सीवर को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। आपको पता है बच्चों, शौचालय बनाने के जो हमारे फायदे होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला फायदा यह होता है कि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। शौचालय के प्रयोग से हम बहुत सारी बीमारियों से खुद भी बच सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी बचा सकते हैं। जंगली जानवर कई बार शौच में बाहर खुले में जाने से पहले क्या होता था कि या तो जंगली जानवर आ जाते थे या वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा सांप आदि रहते थे, तो उनके काटने का डर जो है वो अब समाप्त हो गया है। और साथ में जो हमारे घर में बुजुर्ग या कोई बीमार व्यक्ति होते हैं तो वह बाहर तो जा नहीं सकते, तो उनके लिए शौचालय होने से उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है कि वह घर में ही शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले में शौच जाने के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। जल स्रोतों से हमेशा संक्रमण हो जाता है, वह इनका पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता, तो मनुष्य को कृमि संबंधी रोग भी हो जाते हैं। तो अतः हमें खुले में शौच करने से के दुष्प्रभाव हैं, हमें वहाँ पर कभी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें शौच करते समय झाड़ियों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके काटने का डर बना रहता है। बरसात के मौसम में बाहर शौच करने पर संक्रमण का खतरा होता है और खुले मैदान में मल मूत्र या वर्षा के जल के साथ में कुछ बहुत सारी गंदगियां होती हैं जो तालाब और जलाशय में मिल जाती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो घरों में शौचालय ना होने से महिलाओं एवं लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है, जो उनके लिए असुविधाजनक होता है। तो बच्चों, स्वच्छ भारत के लिए कुछ जागरूकता अभियान हैं जो किए जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों कि उत्तर प्रदेश को शौच से, खुले में शौच से मुक्त कराना है और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,000 रुपये जो भी आवेदन करता था उसके खाते में डालती थी। स्वच्छ भारत के निर्माण में भारत सरकार द्वारा समय समय पर हमें ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRPS और पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूक अभियान चलाए हैं। और साथ ही उपरोक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि इतनी लागत से शौचालय बनाने के साथ ही दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, जल निकासी की व्यवस्था या गांव की जो सफाई है उसको सुनिश्चित करना। और बच्चों, 19 नवंबर को हमेशा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम रिक्त स्थानों, अपने अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आप जल्दी से बताइएगा
कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना डैश स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। तो क्या आना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत। कमरों की सफाई कैसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रतिदिन करनी चाहिए। खेतों में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा कहाँ पर फेंकना चाहिए? नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। और नीले कूड़ेदान में कैसा कचरा फेंकना चाहिए? सूखा कचरा। और हरे रंग के कूड़ेदान में कैसा फेंकना चाहिए बच्चों? गीला कचरा। आइए अब कुछ सही विकल्प हैं, आपको कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आपको सही विकल्प चुनकर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। बच्चों, प्रतिदिन स्नान करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या कूड़े का सही जगह निस्तारण करना और वृक्षारोपण करना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? बताइए। प्रतिदिन स्नान करना। और विद्यालय ये सब प्रांगण की सफाई करना, कूड़े का वृक्षारोपण, ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारी सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने पढ़ा ही था। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। आंखों की सफाई के लिए हमें कैसे पानी का प्रयोग करना चाहिए? ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? आंख की स्वच्छता, ये तो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई। त्वचा की स्वच्छता, ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता है। नाक की स्वच्छता, यह भी आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता है। और आसपास की स्वच्छता, यह हमारी सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है। आइए कुछ सही और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। तो शौचालय की साफ सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बताइए। करनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है? बिल्कुल सही जवाब, राइट, करनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। और रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। क्या यह बात सही है बच्चों? यह बात गलत है। हमें रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। और मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। बिल्कुल सही। अरे आप तो मुझसे भी पहले पहले करने लगे हैं, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और डेंगू चूहे के काटने से होता है? गलत, बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि कैसे व्यक्तिगत तथा वातावरण की स्वच्छता हेतु आवश्यक नियमों का पालन करना। साथ ही हमने व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के बारे में भी सीखा है। हमने सीखा कि कैसे साफ सुथरे नहाकर, बाल बनाकर, ड्रेस पहनकर, नाखून काटकर आपको अपने विद्यालय में जाना चाहिए। सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की स्वच्छता आती है। और 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, यह आपका एक गृह कार्य है। और इस गृह कार्य में आपको सामाजिक स्वच्छता के बारे में अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं। इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। सूखा एवं गीला कचरा क्या होता है, इसके बारे में एक टिप्पणी लिखनी है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत एक टिप्पणी लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी कक्षा में एक नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप खेलिए, कूदिए, मौज करिए, मस्त रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए। धन्यवाद।